सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। जैसा कि आपको पता है हम लोग सीजी हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं और आपका आज एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके पहले हमने राष्ट्रीय राजवंश पढ़े। राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत हमने मौर्यों पे बात करी, फिर सातवाहन पे करी, फिर उसके बाद वाकाटक। ठीक है, और सब कंप्लीट करके आपका राष्ट्रीय राजवंश वाला जो भी एक टॉपिक है उसको हमने खत्म किया है। अब आपका बारी क्या है, इसके बाद सीजी हिस्ट्री में देखेंगे तो अब आपको छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों पे हमें बात करनी है। एक आपका फ्रेश टॉपिक है, इसके अंतर्गत आपका पहला ही टॉपिक है राजस्व श्री तुल्य कुलवंश। क्लियर है, उसके बाद आपका सरबपुरी वंश आएगा। तो एक एक करके अब हमें राजवंशों पे बात करनी है जो कि क्षेत्रीय है। ठीक है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश है। तो इसके अंतर्गत आप सिलेबस के पहले जो एक क्लास के पहले जो क्लास हुई थी वहाँ पर मैंने सिलेबस आपको बताया था, जहाँ पर आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये फ्रेश टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, राजश्री तुल्य कुलवंश। तो हम आज उसी पे बात करेंगे। क्लियर है, तो पहला आपका टॉपिक डालेंगे आज का जो कि है क्षेत्रीय डायनेस्टी। कौन सा है आपका, राजश्री, ठीक है, तुल्य कुलवंश। ये आपका आज का टॉपिक है, इसको हमें डील करनी है। ठीक, जैसा कि आपको पता है आदतन हम सबसे पहले इसके फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखना है, जहाँ पे कुछ कुछ इसके परिचय होंगे, राजधानी वगैरह देखना है, इनकी उपाधि वगैरह देखना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको एक स्पेशली पढ़ना होगा आरंग ताम्रपत्र के बारे में, जो कि इस वंश के बारे में जानकारी देने वाला एकमात्र सोर्स है। इस वंश के बारे में अन्यत्र कहीं भी और आपको उल्लेख नहीं मिलेगा सिवाय आरंग ताम्रपत्र के। और आरंग ताम्रपत्र को, ठीक है, भीमसेन द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या इसके बारे में इंट्रोडक्शन। क्लियर है, आपको तो पता ही है हम लोग ऐसी ही बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, ठीक है, एक एक करके आप लिखना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई बुक होगा तो उसके अनुसार आप बुक में देख सकते हो। ठीक, तो पहला एक कौन सा है, यह छत्तीसगढ़ का, क्लियर है, पहला क्षेत्रीय या फिर, ठीक है ना, फर्स्ट रीजनल डायनेस्टी, पहला क्षेत्रीय, क्लियर है, वंश है, क्षेत्रीय राजवंश है। इवन क्लियर, पहला क्षेत्रीय राजवंश है। ठीक, दूसरा चीज़ है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हम लोग क्षेत्रीय राजवंश पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, इस वंश का संस्थापक, ठीक है, सुरा या फिर सूर है। क्लियर है, सूर नाम भी मिलता है, सूरा नाम भी मिलता है इसका। तो इस वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है, सूरा है या फिर सूर है। क्लियर, तो इस वंश का संस्थापक कौन है, सूर। इन्हीं के नाम पर इस वंश को सूरा वंश भी कहा जाता है, सूरा वंश या फिर सूर वंश भी कहा जाता है। क्लियर है, ठीक। तो ये रहा है इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यह छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश है। दिस डायनेस्टी इज द फर्स्ट रीजनल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। सूरा जो इसके संस्थापक है। तो राजश्री तुल्य कुलवंश, इसके फाउंडर कौन है, सूरा। सूरा वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। और इसे क्या कहा जाता है, दिस डायनेस्टी इज ऑल्सो कॉल्ड द सूरा डायनेस्टी। क्लियर, इनकी राजधानी, ठीक, इनकी राजधानी आरंग थी। लेकिन याद रखना इनकी राजधानी जो है आरंग है। ठीक है, तो इनकी राजधानी आरंग है। इसके मेंशन आरंग ताम्रपत्र आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए इसको याद रखेंगे, यही पूछ के आएगा। इसकी राजधानी क्या थी, आरंग थी। क्लियर है, अब इसके आगे आप लोग देखना है, ठीक, यहाँ तक की बात हो गई। इसके आगे आपको देखना है इनकी शासनकाल, ठीक है, ठीक है, 4th 5th सेंचुरी है, 4वीं 5वीं शताब्दी इसकी शासनकाल है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से मेरे को ज़्यादा ही पसीना आ रहा है। ठीक है, तो उस पर ध्यान न देते हुए आप क्लास में फोकस कीजिए। अब गर्मी है तो क्या करेंगे, ठीक है, तो ये तो सहना पड़ेगा। शासनकाल देखेंगे 4वीं 5वीं शताब्दी है। ठीक, उसके बाद शासन, यही क्वेश्चन आपका बन सकता है। शासन क्षेत्र देखेंगे, शासन क्षेत्र आरंग है। क्लियर है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश है। सूरा या फिर सूर इस वंश के संस्थापक है और उन्हीं के नाम पर इसे सूरा वंश भी कहा जाता है। क्लियर है, राजधानी आरंग थी। ठीक है, देयर कैपिटल वाज आरंग। उसके बाद देखेंगे शासन काल या फिर रूलिंग जो आपका पीरियड है 4th 5th सेंचुरी, जो कि अराउंड 4th 5th सेंचुरी। शासन क्षेत्र देखेंगे जो कि रूलिंग आपका एरिया है आरंग। आरंग इसका क्या है, शासन क्षेत्र था। इसके अलावा, ठीक है, और आपको देखना है, ये मैं मिटा रहा हूँ। इसके अलावा देखेंगे दो तीन चीज़ और देखेंगे इसके बारे में। इनकी उपाधि क्या थी, ठीक, इनकी उपाधि, टाइटल, इनकी उपाधि राजयोगी थी। ठीक, राजयोगी थी। उसके बाद लिखेंगे नोट करके, ये स्वयं को, ठीक है, महाराज कहते थे। ठीक, ये स्वयं को महाराज कहते थे। क्लियर है, इसका मतलब ये अधीनता स्वीकार करते थे, क्योंकि जब आप किसी की अधीनता स्वीकार करते हो तो उसको महाराजा धीराज कहते हो।
ठीक है, महाराजा धीराज कहते हो। अब जब खुद आप अधीनता स्वीकार करते हो तो स्वयं को क्या कहते हो आप? महाराज कहते हो। पहले ऐसे होता था, तो नोट करके लिखेंगे, स्वयं को महाराज कहते थे, नहीं भूलेंगे। उपाधि इनकी राजयोगी है, क्लियर है। तो यहाँ तक की बात हो चुकी है। अब देखेंगे इस वंश के बारे में हमें जानकारी देने वाला कौन सा अभिलेख है, ठीक है। तो आरंग ताम्रपत्र एकमात्र ताम्रपत्र है, ठीक है। आरंग ताम्रपत्र एकमात्र ताम्रपत्र है जो हमें इस वंश के बारे में, ठीक है, जानकारी देता है, क्लियर है। तो यहाँ तक की चीज़ क्लियर हुई। आरंग कॉपर प्लेट इज़ द ओनली वन सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर आपकी हो गई होगी, ठीक। अब इसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब आपको इतनी चीज़ें इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन में पढ़ने के बाद आपको स्पेशली पढ़ना होगा आरंग ताम्रपत्र के बारे में, ठीक है। वहाँ मैं बताऊँगी किसके द्वारा जारी किया गया, कहाँ से जारी किया गया, जो कि आपके क्वेश्चन का एक पॉइंट बनता है। यहाँ पे ज़्यादा ही गर्मी है, इतने सारे लाइट्स लगी हुई हैं, तो लाइट्स की वजह से आप पे ज़्यादा ही गर्मी है ना पड़ती है। अब लाइट बंद रहता है तो थोड़ा रहने होता है। यहाँ पे पंखा भी नहीं चला सकते। अगर हम लोग पंखा या फिर फैन ये चलाएं तो फिर उसकी आवाज़ ज़्यादा वीडियो में आ जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए मैं वो चला नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, क्या करेंगे, गर्मी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक। तो अब हमें आरंग ताम्रपत्र के बारे में एक एक चीज़ पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से। ये तो आपके एक लाइन था, ठीक है, वहाँ से हो सकता है उठा ले, लेकिन सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो आरंग ताम्रपत्र से बनेगा। एक एक करके नोट करने की कोशिश करेंगे। आरंग ताम्रपत्र जो है, ठीक है, इशूड बाई या फिर इसको जारी, ठीक है, भीमसेन द्वितीय के द्वारा किया गया, ठीक है, इशूड बाई भीमसेन सेकेंड। भीमसेन सेकंड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। भीमसेन सेकंड जो है इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। हम शासकों पे भी चलेंगे जो कि आपकी आरंग ताम्रपत्र में ही उल्लेख है, ठीक। तो ये जारी किसके द्वारा किया गया है? भीमसेन सेकंड के द्वारा किया गया है। एक चीज़ याद रखना, जारी करते ये है, और ये किसका है? भीमसेन सेकंड का ही है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, आरंग ताम्रपत्र किसका है? भीमसेन सेकंड का है। तो जारी ऑब्वियसली उन्हीं के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो खैर कॉमन था। अब देखेंगे इसे जारी कहाँ से किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से जारी किया गया है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, इट वॉज इशूड फ्रॉम द बैंक्स ऑफ स्वर्ण रिवर। ये जो है कहाँ के द्वारा जारी किया गया था? ये जो है आपका स्वर्ण नदी के तट से, ठीक है, स्वर्ण नदी के तट से जारी किया गया था, आरंग से, ठीक। तो ये आरंग से स्वर्ण नदी के तट से जारी किया गया था। किसके द्वारा? भीमसेन सेकंड के द्वारा जारी किया गया था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। इसकी तिथि देखेंगे कि ये कब जारी किया गया था, या फिर इसमें उल्लेखित हमें क्या मिलता है। इसमें काफ़ी मतभेद है, क्योंकि जो ये आरंग ताम्रपत्र है ये काफ़ी धुंधला था। अब विद्वान उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब धुंधला था तो हो सकता है ना, ऐसे हुआ भी, अलग अलग पढ़ेंगे तो खेल है, ठीक है। 82 तो सही था, इसमें 1 और 2 का 282 है या फिर 182 है, ठीक है। वो एक, ठीक है, 182 भी नज़र आता है, ठीक है। और दूसरे दृष्टि से देखें तो 282 भी नज़र आता है, क्योंकि धुंधला है। तो दो स्कॉलर के नाम लिखेंगे आप। पहला है आपका, ठीक है, राय बहादुर, ठीक है, हीरालाल। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार इसे 282 गुप्त संवत या फिर गुप्त संवत 282 पढ़ा गया। ताम्रपत्र की तिथि या फिर उसमें जो, ठीक है ना, उल्लेखित था, उसको राय बहादुर हीरालाल के द्वारा 282 गुप्त संवत पढ़ा गया। क्लियर। आगे देखेंगे, ये रहा पहला, ठीक है, आपका स्कॉलर। इसके अनुसार यदि 282 को हम लोग सही माने, जो धुंधला है उसमें अगर 282 को सही मानते हैं तो ये 5वीं, ठीक है ना, 5वीं सदी, ठीक है, 5th सेंचुरी या फिर 5वीं, ठीक है, शताब्दी, 5वीं शताब्दी नज़र आती है। क्लियर है। यदि 282 गुप्त संवत को सही मानते हैं, गुप्त संवत ही 282 गुप्त संवत ही लिखा है यहाँ मानते हैं, तो 5वीं शताब्दी के आसपास इसका उदय हमें नज़र आता है। क्लियर। अब एक चीज़ और देखेंगे, इसकी प्रकाशन इन्होंने, ठीक है, इपिग्राफिका इंडिका, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरी आवाज़ सुन के आप लोग लिखेंगे, इपिग्राफिका इंडिका में इन्होंने प्रकाशन किया था। ये रहा पहले स्कॉलर, ठीक। दूसरा चीज़ देखेंगे, दूसरा विद्वान जो कि कौन रहेंगे आपके? डॉक्टर मिरासी, काफ़ी फेमस है, इनके बारे में आपने सुना होगा। डॉक्टर मिरासी के अनुसार इसे गुप्त संवत 182 पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? 182 पढ़ा गया, ठीक। गुप्त संवत, इस इधर लिख लेंगे, 182 गुप्त संवत पढ़ा गया, ठीक। इसके अनुसार लेंगे तो ये हमें 4वीं शताब्दी नज़र आती है। इसके अनुसार यदि लेते हैं तो इसका उदय हमें कब नज़र आता है? 4वीं शताब्दी के आसपास इसका उदय हमें नज़र आता है। लेकिन एक चीज़, डॉक्टर मिरासी के इस अध्ययन से या फिर डॉक्टर मिरासी के इस मत से कि ये गुप्त संवत 182 है,
ताम्रपत्र में जो तिथि है गुप्त संवत 182 है, इससे अधिक विद्वान सहमत हुए। मतलब जो है आपके अधिक विद्वान, ठीक है ना, डॉक्टर मिरासी के मत से सहमत हुए। क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग और चलते हैं। ठीक, अब ताम्रपत्रम देखेंगे तो ताम्रपत्रम में इसके बाद आपको कुछ 2-3 चीज़ और देखना है, उसके बाद ये भी आपका खत्म होता है। इसमें उल्लेख क्या क्या है, ठीक है, तो जितने भी हमने अब तक पढ़ा है ये उल्लेख यहाँ पे है। ठीक, तो ताम्रपत्रम उल्लेख आपका एक अलग साइड हेडिंग होनी चाहिए आरंग ताम्रपत्र के अंतर्गत। ताम्रपत्र में, ठीक है, उल्लेख, इसमें उल्लेख क्या क्या है पहला ही देखेंगे। ठीक, पहला चीज़ यहाँ पे लिखेंगे वो है 6 राजाओं का, या फिर बोल सकते हो इस वंश के 6 पीढ़ियों के राजाओं का, या फिर बोल सकते हो इस वंश के 6 शासकों का नाम हमें इस ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। अब ये 6 शासक आपको याद होनी चाहिए। पहला आपका हो जाएगा कौन, किसको कहा मैंने, सूरा या फिर सूर, इसको जैसा भी आप लिख लो, सूरा या फिर सूर, ये क्या है, पहला आपका शासक है इस वंश का। ठीक, अंतिम शासक क्या कहा था मैंने, भीमसेन सेकंड। मैं आपको इसलिए ऐसा लिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में हमने बात किया तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, देखेंगे याद करने का। सूरावंश के बाद आप लिखेंगे दैत्यवर्मन, अगर आपको ऐसे याद करना है दैत्यवर्मन फर्स्ट। ठीक है, भीमसेन सेकंड के ऊपर लिख सकते हो आप, ठीक है, दैत्यवर्मन सेकंड। ठीक है, ये दैत्यवर्मन है, नाम सुन के ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे तो 4 राजाओं का नाम ऐसे याद आ गया। ठीक है, अब 2 राजाओं का नाम लिखना है, एक है आपका विभीषण, अब एक क्रम भी ऐसा ही है, एक है आपका भीमसेन प्रथम। ठीक है, भीमसेन सेकंड या भीमसेन प्रथम है, तो कुल टोटल 6 हो गए। सूर या फिर सूरा पहला शासक है, सूर या फिर सूरा वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, दैत्यवर्मन फर्स्ट वाज द सेकंड रूलर, विभीषण वाज द थर्ड रूलर, भीमसेन फर्स्ट वाज द फोर्थ, और उसके बाद दैत्यवर्मन सेकंड को देखेंगे तो आपका 5वां हो जाएगा। भीमसेन सेकंड वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और आरंग ताम्रपत्र किसका है, भीमसेन सेकंड का ही है। ठीक, तो हम लोग ताम्रपत्र में उल्लेख पढ़ रहे थे, पहला ही मैंने आपको बताया है 6 राजाओं का नाम या फिर 6 पीढ़ी के राजाओं का नाम, या फिर यूँ कह सकते हो आप 6 शासकों का नाम हमें ताम्रपत्र में ज्ञात होता है। ये आपका पहला चीज़ हो गया। सेकंड चीज़ देखेंगे, यहाँ पे दान का उल्लेख है भाई। ठीक है, दान का उल्लेख, दान का उल्लेख ऐसा है, देखेंगे भीमसेन सेकंड के इस ताम्रपत्र में, ठीक है ना, यहाँ उल्लेख है कि भीमसेन सेकंड ने, क्या उल्लेख है, भीमसेन सेकंड ने, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा ही पसीना आ रहा है यार, ज़्यादा ही गर्मी की वजह से, ठीक, अनकंफर्टेबल थोड़ा फील कर रहा हूँ, फिर भी जल्दी ख़त्म करने की इसको हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भीमसेन सेकंड के द्वारा 2 ब्राह्मण का नाम याद रखेंगे, हरिस्वामी, ठीक है, और बप्प स्वामी। ठीक, बप्प स्वामी, ठीक है, ये डबल पी भी हो सकता है, बप्प स्वामी, हरिस्वामी एवं बप्प स्वामी नामक 2 ब्राह्मण, ये 2 ब्राह्मणों के नाम हैं। ठीक है, 2 ब्राह्मणों को दोंडा स्थित, ठीक, दोंडा स्थित, अब गांव के नाम याद रखेंगे, कौन से ग्राम इन्होंने दान दिया था, दोंडा स्थित भट्टपल्लिका लिखेंगे। ठीक है, भट्टपल्लिका नामक ग्राम इन्होंने दान दी थी, किसको, हरिस्वामी एवं बप्प स्वामी नामक 2 ब्राह्मण को। भीमसेन सेकंड डोनेटेड अ विलेज नेम्ड भट्टपल्लिका टू 2 ब्राह्मण्स, कौन से नेम्ड है, नेम्ड हरिस्वामी एंड बप्प स्वामी, इसको आपको नहीं भूलना है। तो ये हो गया ताम्रपत्र में उल्लेख। तीसरा उल्लेख लिखेंगे, ठीक है, हालांकि इसको मैं लिखा लिया हूँ लेकिन इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी राजधानी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। उपरयुक्त इंट्रोडक्शन में जितने भी हमने लिखा है, ठीक है, जो ऊपर में आपके जितने भी हमने लिखा था, कौन से लिखा था इंट्रोडक्शन में, ये जो है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डायनेस्टी है। ठीक है, उसके बाद हमने जितने भी लिखा था फर्स्ट डायनेस्टी, तो इसकी इंट्रोडक्शन के तौर पे पहला लाइन होते ही है। उसके बाद जितने लिखे इसके शासन काल क्या था, शासन क्षेत्र क्या था, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, उसके बाद हमने यहाँ भी देखा था। ठीक है, इसके राज चिन्ह लिख लेना इंट्रोडक्शन में। ठीक है, मुझे भी याद आ रहा है राज चिन्ह, ठीक, राज चिन्ह, ठीक, या फिर इवन ये राज चिन्ह होता है एक्चुअल में। ठीक, राज चिन्ह, ठीक, ये राज चिन्ह है, सिंह इनका राज चिन्ह था। ठीक है, सिंह, क्लियर है। तो ये जितने भी हम लोग वहाँ पे लिखे हैं या फिर ये मैं बता रहा हूँ, ये सब के सब आपको इस ताम्रपत्र में उल्लेखित नजर आते हैं, क्योंकि ये एकमात्र सोर्स है इस ताम्रपत्र के बारे में। ठीक है, मतलब इस वंश के बारे में जानने का। कौन सा है, आरंग ताम्रपत्र, वंश के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत कौन सा है, आरंग ताम्रपत्र है। आरंग ताम्रपत्र के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि इतने सारे, ठीक है ना, उल्लेख वहाँ पे है। यहाँ तक क्लियर है, ये सब कुछ उल्लेख है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे राजधानी, राजधानी क्या थी, मैंने कहा है आरंग।
आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यही पूछेगा राजधानी क्या थी तो आरंग ही लिखना है। आपको यही क्वेश्चन भी आएगा तो यही बनेगा कि इसकी राजधानी क्या थी, आरंग ही आपको याद रखना है। लेकिन फिर भी आप एक कारण इसके बारे में याद रख लो। ये जितने भी उल्लेख है यहाँ पे, ठीक है ना, ये सब वहाँ पे उल्लेखित है सिवाय आरंग के। इनकी राजधानी आरंग रही होगी, यहाँ वहाँ पे नहीं दिखता है आरंग के बारे में। देयर कैपिटल वाज आरंग, बट कैपिटल आरंग इज नॉट मेंशन्ड इन द, ठीक है ना, आरंग कॉपर प्लेट। क्लियर है। चूंकि इस जो आपके जो ताम्रपत्र है इसको कहाँ से जारी किया गया था, स्वर्ण नदी आरंग से, आरंग से स्वर्ण नदी के तट से, तो आरंग से जारी किया गया था। इसलिए यह माना जाता है कि आरंग इनकी क्या रही होगी, राजधानी रही होगी। इसको आपको नोट कर लेना, नोट करके आप लिख सकते हो। आपको एक कारण के तौर पे यहाँ याद रखने में हेल्प होगा, काफ़ी हेल्प आपको होगा। इतनी चीज़ों पे एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ। ताम्रपत्र में सब चीज़ उल्लेख है सिवाय आरंग के, इनकी राजधानी की। इनकी राजधानी क्या, आरंग रही होगी, यह इनके ताम्रपत्र में नहीं मिलता है हमें। ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि इनकी राजधानी आरंग थी। ठीक है, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, चूँकि कॉपर प्लेट जो है इनके आरंग ताम्रपत्र है, इशूड फ्रॉम आरंग। क्लियर है, यही कारण है कि इनकी राजधानी को आरंग मान लिया जाता है। ये मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, आज तो पढ़ाने में हालत ख़राब हो गई है पसीने में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। इसके बारे में विशेष 2-3 चीज़ और देखने, उसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं। तो महेंद्र सेन के बारे में आपने अच्छे से देख लिया। महेंद्र सेन वॉज द किंग ऑफ साउथ कोसल, साउथ कोसल का राजा था। और आपको पता है समुद्रगुप्त ने जब दक्षिण अभियान किया था, जब वो अपनी साउथ एक्सपीडिशन के लिए निकले थे, ठीक है, तो ही डिफीटेड महेंद्र सेन, उन्होंने महेंद्र सेन को हराया था। ठीक है, तो ये महेंद्र सेन का उल्लेख हम लोग कहा था कि संभवतः रुद्रसेन जो वहाँ पे हराया गया था वही क्या रहा होगा, महेंद्र सेन रहा होगा। लेकिन ऐसा, ठीक है ना, वहाँ पे संभवतः मिलता है, ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसे राजश्री तुल्य कुलवंश का या फिर इससे संबंधित माना जाता है, इसको लिखना है। तो महेंद्र सेन को, ठीक है, इस वंश से संबंधित माना जाता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि इन्होंने गुप्त संवत का प्रयोग किया था। आपके मन में यह क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब तक आपने पढ़ा है और मैंने कहा है कि इनकी तिथि के बारे में, ठीक है, इनकी तिथि के बारे में क्या कहा है, इनकी तिथि क्या पढ़ा गया है, 282 गुप्त संवत। क्या लिखा है, गुप्त संवत। तो गुप्त संवत क्यों लिखा गया है, ये आपके मन में आना चाहिए। और यही स्मार्ट स्टडी होती है, जब आप स्टडी करने बैठते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके बीच में आ रही है, उसको आप किस तरह से डील कर रहे हो। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए था कि गुप्त संवत का प्रयोग क्यों किया गया। ठीक, तो गुप्त संवत का प्रयोग यहाँ दर्शाता है, गुप्त संवत का प्रयोग होने यहाँ दर्शाता है कि इन्होंने, ठीक है ना, गुप्तों की ठीक है ना, गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी। ये गुप्तों के अधीन थे। ठीक, ये पहला चीज़ हो गया। ठीक है, या फिर दूसरा चीज़ हो गया, प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार कलिंग नरेश, कलिंग के राजा, ठीक है, कलिंग राजा कौन, खारवेल, कलिंग राजा खारवेल, इनका एक, ठीक है, जो प्रोफेसर हीरालाल है कलिंग राजा खारवेल को भी इस वंश से संबंधित मानते हैं। मतलब ये भी इस वंश का था, मतलब इस वंश से संबंधित था। तो अब तक आपने देखा है महेंद्र सेन इस वंश से संबंधित था, प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार कलिंग राजा खारवेल भी इस वंश से संबंधित था। ऐसी क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा चीज़ मैंने कहा था कि गुप्तों की अधीनता इन्होंने स्वीकार की थी, अगर फ्रेश लाइन आपको याद रखना हो। ठीक है, लेकिन आपको प्रमाण भी करना होगा ना, जैसे हमने कहा गुप्तों, ठीक है ना, गुप्तों की अधीनता इन्होंने कैसे स्वीकार की थी, कैसे पता चलता है, चूँकि इन्होंने क्या किया था, अपने ताम्रपत्र में गुप्त कैलेंडर का प्रयोग किया था। दे यूज्ड गुप्त कैलेंडर इन देयर कॉपर प्लेट। क्लियर है, यही कारण है कि हम कहते हैं कि इन्होंने, ठीक है, गुप्तों की जो है अधीनता स्वीकार की थी, सब्जुकेशन, इनकी सब्जुकेशन स्वीकार इन्होंने की थी। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार कलिंग राजा खारवेल भी इससे संबंधित था। क्यों थे, इसको देखेंगे। खारवेल का एक हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है, इसका एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है, कलिंग राजा खारवेल, इसका अभिलेख क्या है, हाथी गुम्फा है, इससे संबंधित था। हाथी गुम्फा अभिलेख में यहाँ उल्लेखित है, कैसे पता चल रहा है उसको देखेंगे। वहाँ अभिलेख है कि राजश्री, ठीक है, वंश कुल, ठीक है, विनसुत। तो राजश्री वंश कुल विनसुत, क्या, राजश्री वंश कुल विनसुत उल्लेखित है इसके, ठीक है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख में। चूंकि खारवेल के अभिलेख में यहाँ कैसे उल्लेखित है, राजश्री वंश, इसका नाम उल्लेख हो रहा है ना, यही कारण है कि प्रोफेसर हीरालाल ने कलिंग राजा खारवेल को भी इससे संबंधित माना है, इस वंश से संबंधित माना है। आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, अगले क्लास में आपको मिलता हूँ, जो कि आपका रहेगा सरबपुरी वंश, सरबपुरी डायनेस्टी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे,
इतनी मेहनत के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए और फिर आपके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।